brought to you by Infinix. आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। आज तारीख कितनी है? 10 अक्टूबर है। आज की तारीख को आप लोग याद रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा क्योंकि आज की तारीख को कुछ महीनों की चुप्पी के बाद रूस ने फिर से वॉर हिस्ट्री में दर्ज करा दिया है नए सिरे से। आज की तारीख पे रूस ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर बमबारी की है और राजधानी कीव में भी हमला किया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रक्षा प्रतिष्ठानों को, डिफेंस जहाँ पर तैनात है मिलिट्री के लोग, डिफेंस इंस्टीट्यूशन से, वहाँ पर किया हो, बच्चों के पार्क, स्कूल, अस्पताल, सब जगह हमला किया है। इस हमले की कहानी 48 घंटे पहले शुरू होती है जब एक पुल पर हमला हुआ और रूस को झिड़की दी गई थी। 10 अक्टूबर के हमले की एक खास बात और है, बेलारूस पहली बार इस जंग में सीधे तौर पर शामिल हो रहा है और सीमा पर अपनी सेनाओं का जमावड़ा कर रहा है। रूस कह रहा है ये सिर्फ शुरुआत है। यूरोप के दूसरे देश जो नेटो से जुड़े हैं, ऐसे देश और अमेरिका, वो क्या एक काउंटर कार्रवाई करेंगे? अगर हम टीवी चैनल होते तो चीख चीख के पट्टियां लगाते तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत और न्यूक्लियर बॉम्ब के दौर की शुरुआत, पर उसके लिए टीवी काफ़ी है। हम आपको आराम से, तसल्ली से, विस्तार से बता देंगे कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं, किस तरह के बयान दिए गए हैं, भविष्य में क्या होने की संभावना और आशंका है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है दुनियादारी। आपको आज की घटनाएं विस्तार से समझाऊं उससे पहले एक बहुत क्विक रिकैप करता हूं पिछली घटनाओं का। 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। कई इसने उतार चढ़ाव देखे, कीव पर रूस की चढ़ाई से लेकर रूस के मोर्चा छोड़कर भागने तक। ये युद्ध रूस और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए नाक का सवाल बन चुका है। सितंबर के महीने में रूस ने पहली बार कबूल किया कि कई मोर्चों पर उससे पीछे हटना पड़ा। तब पुतिन ने आदेश भी दिया कि सेना में सैनिकों की कमी पड़ रही है, तो अब उन सब रूसी नागरिकों को आगे आना होगा जिन्होंने कभी ना कभी मिलिट्री ट्रेनिंग में हिस्सा लिया था। इसे पार्शियल मोबिलाइजेशन या आंशिक लामबंदी का नाम दिया गया था। हमने दुनियादारी में आपको इसके बारे में विस्तार से बताया था। इस कैटेगरी में आने वाले लोगों की संख्या लगभग 3 लाख है। फैसले का विरोध भी हुआ पर पुतिन पीछे नहीं हटे। फिर 23 से 27 सितंबर के बीच यूक्रेन के 4 प्रांतों में जनमत संग्रह कराया गया रूस की निगरानी में। रूस का दावा कि चारों प्रांतों ने बहुमत से उसमें शामिल होने का विकल्प चुना। यूक्रेन ने इसे अवैध बताया और कहा कि ये चारों प्रांत हमारा हिस्सा हैं, हमेशा रहेंगे, और रूस के खिलाफ हमले तेज करने की बात भी कही। ये रिकैप हो गया। फिर आई 8 अक्टूबर की तारीख। क्रीमिया में सुबह सुबह समंदर के बीचों बीच एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। नजर गई तो दिखा कि ऐतिहासिक कर्च ब्रिज लपटों से घिरा है। कर्च या क्रीमिया ब्रिज रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस ने इसको बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। मई 2018 में पुतिन ने पुल का उद्घाटन किया था। 19 किलोमीटर का जो कर्च ब्रिज है उसमें दरअसल 2 पुल हैं, एक सड़क के लिए और एक ट्रेन के लिए, रेलवे ब्रिज, और इसी के जरिए रूस क्रीमिया में हर जरूरी सामान पहुंचाता है। धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ तो सड़क वाले पुल का एक हिस्सा टूटकर पानी में गिर गया। अगर कर्च बंद हो जाए तो रूस का संपर्क टूट जाएगा, बड़ा संकट है। पर रूस ने क्या किया, कुछ ही घंटों में इस पुल को दोबारा चालू कर दिया। पर इन सब के बीच और भी बहुत कुछ हुआ। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ट्वीट किया ब्लास्ट के बाद कि गाइडेड मिसाइल क्रूजर मॉस्कोव और कर्च ब्रिज क्रीमिया में रूस की बर्बरता का प्रतीक थे। दोनों का अंत हो चुका है। यूक्रेन के एक बैंक ने टूटे पुल का स्मारक नोट छापने का ऐलान भी किया। फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के करीबी का बयान आया कि रूस के अंत की शुरुआत हो चुकी है। एक टिप्पणी यह भी आई कि क्रीमिया में रूस का जो कुछ भी है वो अवैध है, उसे हमेशा के लिए मिटा दिया जाना चाहिए। इस मौके पर यूक्रेन के कई हिस्सों से जश्न की तस्वीरें भी आईं, पर इनके पीछे एक खौफ भी था, क्योंकि रूस ने कर्च ब्रिज पर हुए धमाके के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था। पुतिन का बयान आया था कि इस आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, और अगले ही दिन रूसी मिसाइल ज़ेपोरिजिया में गिरने लगे। 9 अक्टूबर की सुबह जब लोगों की नींद खुली तब तक 17 लोग मारे जा चुके थे। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने रिहायशी इलाकों में बमबारी की।
फिर 10 अक्टूबर को रूस एक कदम आगे निकल गया। उसने कीव, लवीव, ओडिशा समेत कई शहरों को निशाना बनाया। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने खेल के मैदानों, पुलों और म्यूजियम्स को भी नहीं बख्शा। उसके निशाने पर आम नागरिक थे। कुल 75 मिसाइल हमलों का दावा किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि रूस ने ईरानी ड्रोन्स के जरिए भी बमबारी की। कीव में पूरे दिन एयर रेड सायरन बजते रहे। मीडिया खबरों के मुताबिक अभी तक 10 लोगों की इसमें भी मौत हो चुकी है। इस हमले के कुछ घंटे बाद पुतिन ने टीवी पर संबोधन दिया और कहा कि कर्च ब्रिज पर हमले के बाद चुप रहना असंभव हो चुका था। अगर रूस के खिलाफ आतंकी हमले जारी रहे तो हम उसका करारा जवाब देंगे। इसको लेकर किसी को शक नहीं होना चाहिए। इस मामले में और अपडेट क्या है? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों के नेताओं से बात की। G7 की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग भी की। यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं डेनिल सेमिहल, उन्होंने बताया कि रूस के हमले में कीव की 11 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री दमित्री कुलेबा इस समय अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं। उन्होंने दौरा बीच में ही रोक दिया और यूक्रेन वापस लौट आए। यूरोपियन यूनियन ने हमले की निंदा की, कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और भी सैन्य मदद भेजेंगे। भारत ने हालिया हमले को लेकर चिंता जताई, कहा कि हिंसा किसी के हित में नहीं। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा कि जो भी रास्ता मिले उससे यूक्रेन से निकल जाओ। यूरोपियन यूनियन के देशों ने अपने दूतावासों को पोलैंड में शिफ्ट करने का फैसला किया। और बेलारूस के राष्ट्रपति, जो जंग में उतरा है नया देश, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उसने रूस के साथ मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री फोर्स तैनात करने की बात कही है। ये सैनिक बेलारूस की सीमा पर तैनात होंगे। लुकाशेंको ने कहा यूक्रेन उनके देश पर हमला करने की साजिश रच रहा है, इसलिए कदम उठाना जरूरी था। रूस ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकालीन बैठक भी बुलाई। इसमें पुतिन भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में यूक्रेन पर हमले की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। रुके रूस यूक्रेन युद्ध का ताप इन्हीं कुछ मीटिंग्स में होने वाले फैसलों पर टिका है। जो भी फैसला होगा ललन टॉप आपको बताएगा। पूरे देश के राजनीतिक हलकों में आज एक ही खबर है कि वयोवृद्ध नेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के 3 बार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वो देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे। हमारी दिलचस्पी ये जानने में भी थी कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है। अल जजीरा ने सुर्खी चलाई, मुलायम सिंह यादव वेटरन इंडियन पॉलिटिशियन डाइज एट 82, यानी दिग्गज भारतीय नेता मुलायम सिंह यादव का 82 की उम्र में निधन। आगे क्या लिखते हैं? मुलायम सिंह यादव को उनके समर्थक प्यार से नेताजी कहकर बुलाते थे। वो 1993 में दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। इससे 1 साल पहले ही हिंदू दक्षिणपंथियों ने बाबरी मस्जिद को गिराया था, जिसके बाद पूरे देश में हलचल मच गई थी। यूपी में मुसलमान बड़ी संख्या में हैं। मुलायम और उनकी सपा मुसलमानों की हिमायती के तौर पर उभरी। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री की भूमिका भी निभाई थी। हाल के वर्षों में उन्होंने पार्टी की कमान अपने बेटे अखिलेश यादव को दे दी, लेकिन वे पार्टी के वरिष्ठ नेता बने रहे। बीबीसी की सुर्खी है, मुलायम सिंह यादव इंडियन पॉलिटिकल स्टालवर्ट डाइज एज्ड 82, यानी मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति के एक मजबूत किरदार, 82 साल की उम्र में उनका निधन। फिर लेख में आगे बीबीसी लिखता है कि मुलायम प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के लेखन से प्रभावित हुए। उनके नेतृत्व में कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। वो नेताओं की पीढ़ी से थे जो जन आंदोलनों से पैदा हुए। उन्हें कुशल रणनीतिकार के रूप में जाना जाता था। उन्होंने क्षेत्रीय और केंद्रीय राजनीति में योगदान दिया। 2017 में भाई शिवपाल यादव और बेटे अखिलेश यादव के बीच अनबन से उनकी समाजवादी पार्टी विभाजित हो गई। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी रखी, लेकिन वो सपना अधूरा रह गया। अमेरिका अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, इंडियन सोशलिस्ट लीडर मुलायम सिंह यादव डाइज एट 82, यानी भारत के समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव का निधन। पोस्ट लिखता है, यादव भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। पहले एक पहलवान थे। मुलायम 1990 में यूपी के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान उन्होंने अयोध्या शहर में कुछ हिंदू प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग का आदेश दिया था। ये प्रदर्शनकारी राम मंदिर बनाने के लिए बाबरी मस्जिद की ओर मार्च कर रहे थे। इस पुलिस कार्रवाई में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन 1992 में हिंदू भीड़ ने मस्जिद को गिरा दिया, जिससे पूरे भारत में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। उस वक्त मुसलमानों ने मुलायम को 2 साल पहले मस्जिद को बचाने का क्रेडिट दिया था, जिसके बाद मुसलमान उनकी पार्टी के वोट बैंक बन गए। मुलायम को कई बार भारत के प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में भी देखा गया। भले ही प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन उनकी पार्टी कई गठबंधन सरकारों के लिए एक प्रमुख भागीदार रही। ये कुछ प्रमुख सुर्खियां थी। ललन टॉप की तरफ से भी मुलायम सिंह यादव के परिवार को शोक संवेदना, समर्थकों को भी संवेदना और उनको श्रद्धांजलि। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा ललन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें ललन टॉप ऐप।